नमस्कार मित्रों, आप अभिभावक हैं या आप शिक्षक हैं या आप स्वयं विद्यार्थी हैं। कई बार एक समस्या आती है और समस्या ये है कि हम सही समय पर सही बात नहीं कह पाते। जब समय बीत जाता है तो पछताते रहते हैं। एक युवा कॉलेज में पढ़ रहा था और उसे कुछ ऐसा हुआ कि किसी से कुछ कहने का मन हुआ, लेकिन वह जब सामने आया तब तो घिघियाने लगा, बात नहीं कर पाया और फिर 1 महीने बाद संबंधित की शादी अन्य जगह हो गई। बताइए, कॉलेज के विद्यार्थी की ये स्थिति है कि वह अपनी सही बात सही समय पर एक्सप्रेस नहीं कर सकता, प्रस्तुत नहीं कर सकता। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी जो चलतू फिरतू भाषा होती है, जिसको कहते हैं ना, मुंबई के लोग मुंबईया टपोरीपन में बात करते हैं और बुंदेलखंड के लोग बुंदेली में बात करते हैं, बघेलखंड के लोग बघेली में बात करते हैं। ठीक है, मातृभाषा का सम्मान तो होना ही चाहिए, किंतु कई बार ऐसा होता है कि जहाँ बात आती है साहित्य की, जहाँ बात आती है मंच की, जहाँ बात आती है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात प्रस्तुत करने की, वहाँ पर हम चुप रह जाते हैं, हमारे पाँव कांपने लगते हैं। ये बात ऐसा नहीं है कि ये हमारे साथ ही हो रहा है। महात्मा गांधी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। महात्मा गांधी कक्षा में सबसे फिसड्डी थे, पीछे की बेंच पर जाके बैठते थे और तो और विदेश से पढ़ने के बाद भी उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो वकालत कर सकें। मणिबाई की फीस वापस करने का प्रकरण तो आपने सुना ही होगा। वो वकालत नहीं कर पाते थे, वकीलों के सामने नहीं टिक पाते थे, जज के सामने नहीं बोल पाते थे। बात अलग है कि वो झूठ नहीं बोल पाते थे, उनको सच बोलने का एक बहुत बड़ा स्वभाव था जो उनके जीवन के लिए बहुत सार्थक भी हुआ। ठीक है, तो जब महात्मा गांधी जैसा महापुरुष, जिसने देश को आजाद कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वह अंतर्मुखी था और बोलने लगा, तो हम क्यों नहीं बोल सकते? हम निश्चित बोल सकते हैं। क्या करना चाहिए? अभ्यास करना चाहिए। छोटी कक्षा में जब विद्यार्थी होता है तो अपनी तोतली भाषा में बोलता है, लेकिन उसे हमने शुरू से केवल एक ही बात सिखाई है, चुप बैठो, बात मत करो, बहुत बोलते हो तुम। ये डांटना, ये डपटना, विद्यार्थी को चुप कराना, ये उसके अंदर के बढ़ते हुए शब्द भंडार को रोकते हैं, ये उसके अंदर के प्रस्तुत करने वाले हीरो को रोकते हैं। लेकिन दूसरी ओर यदि हम उसे 26 जनवरी पर, 15 अगस्त पर, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर, युवा दिवस पर, गांधी जयंती पर, जितने भी पर्व त्योहार आए, उनके ऊपर उन महापुरुषों की वेशभूषा में मंच पर उतरने का अवसर दें, उन महापुरुषों के 1-2 वाक्य बोलने का अवसर दें, तो फिर देखो आपकी तालियां उसके मुंह के अंदर के शब्दों को कैसे निखार लाते हैं, कैसे वो बोलना शुरू करता है। छोटे से किए गए ये अभ्यास बड़े होकर के वह वाद विवाद के रूप में, कवि सम्मेलन के रूप में, भाषण के रूप में रख सकता है। कक्षा के अंदर भी विद्यार्थी के इस अभ्यास के लिए शुरू से ही परंपरागत ढंग से शिक्षा व्यवस्था में शिक्षण की, वाचन की प्रक्रिया को बहुत महत्व दिया गया है। आपने देखा होगा, चाहे हिंदी हो, इतिहास हो, नागरिक शास्त्र हो या फिर अर्थशास्त्र हो, प्रत्येक विषय में जब आर्ट का शिक्षक पढ़ाने के लिए जाता है तो कहता है खड़े हो और पढ़ो। ये वाचन कराने की प्रक्रिया क्यों प्रारंभ हुई? इसलिए हुई कि उसका शब्द भंडार बढ़ जाए, वह व्यक्तित्व का धनी बने, वह शब्दों का सही उच्चारण करना सीख जाए। इसके लिए और भी कुछ प्रयोग हैं, जैसे उसे महापुरुषों के भाषण सुनना चाहिए और सुनाना चाहिए, उसे कुछ साहित्य, अपने पसंद की किताबें पढ़ना चाहिए और पढ़ाना चाहिए, और तो और उसे सामान्यतः अपने घर में, अपने मित्रों के बीच में कुछ हिंदी के सही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और सही ढंग से अपनी बात को रखना चाहिए।
ऐसा ना हो, वह देसी भाषा में ही बातचीत करता रहे और अंत में राष्ट्रीय मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसे नीचे देखना पड़े, मुंह की खानी पड़े और अपनी बात ना रख पाए। चाहे वो किसी के भी सामने हो, उसे बोलना आना ही चाहिए। और इसके लिए विद्यालय क्या कर सकते हैं, शिक्षक क्या कर सकते हैं? शिक्षक ही सब कुछ कर सकते हैं। यदि किसी विद्यालय में 6 वर्ष पढ़ने वाला कोई विद्यार्थी कॉलेज पहुंच करके अपने सहपाठी के साथ में अपनी बात का इजहार नहीं कर पाता, तो फिर विद्यालय ने क्या सिखाया? विद्यालय को ये बातें सिखा करके ही कॉलेज में भेजना चाहिए। क्योंकि जब वो कॉलेज में जाता है और कॉलेज की पहली कक्षा में बैठता है, तो प्रोफेसर सबसे पहले ये पूछता है, किस स्कूल से पढ़ के आए थे? किसने तुम्हें हिंदी पढ़ाई? किसने तुम्हें सामाजिक विज्ञान पढ़ाई? किसने तुम्हें इतिहास पढ़ाई? जैसे पहनना, कपड़े पहनना, बोलना, अपनी बात रखना, कक्षा में बैठना उठना, यदि ये नहीं आता है तो ऐसा अंतर्मुखी विद्यार्थी 6 वर्षों के बाद जिस विद्यालय से निकला है उस विद्यालय को भी लज्जित करता है। इसलिए शिक्षकों को थोड़ा सा मेहनत तो करना होगी और करना भी चाहिए अपने स्तर पर जैसे भी बने। और उसके लिए हो सकता है कि आपको छद्म साक्षात्कारों का आयोजन करना पड़े, वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन करना पड़े, कक्षा स्तरीय कवि सम्मेलनों का आयोजन करना पड़े, कठिन शब्दों के उच्चारण का अभ्यास करवाना पड़े, लेखन का काम। सामान्यतः कॉपी के ऊपर कुछ 1-2 पेज लिखने का काम जब शिक्षक दिया करते थे, वह भी ऐसे ही सहज नहीं होता था। लिखने के बहाने वह उच्चारण करता है और कठिन शब्दों को बोलना सीख जाता है। पढ़ने के बहाने उसके मस्तिष्क में कुछ परिभाषित शब्द आ जाते हैं और जिन्हें लगातार वह अपने मित्र मंडलियों के बीच में प्रस्तुत करता है। तो स्वाध्याय करना और महापुरुषों के वक्तव्यों को सुनना और साथ में विभिन्न प्रकार के अभिनय करना, नाटक, नुक्कड़ नाटक इत्यादि में भागीदार होना, ये लगातार करना चाहिए। कोई भी विद्यार्थी जो शर्मीला है, संकोची है, उसको संकोच को दूर कराने के लिए शिक्षकों को प्रयास करना चाहिए। तेज पाठन की प्रक्रिया, आईने के सामने बोलने की प्रक्रिया, ऐसा कहते हैं कि 3री-4थी तक आने पर विद्यार्थी के अंदर कम से कम 5000 शब्द आ जाने चाहिए। और एक अलग अलग स्टैंडर्ड पर अलग अलग शब्दों का भंडार विद्यार्थी के अंदर होना चाहिए। यदि वह शब्दों का भंडार उसके अंदर नहीं है, इसका अर्थ है कि वह कहीं ना कहीं कमजोर है, अपनी बात प्रस्तुत नहीं कर पाता है। इसलिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन विद्यालय को करना चाहिए। शिक्षक को सभी विद्यार्थियों को बोलने का अवसर देना चाहिए और उसके लिए चाहे विभिन्न प्रकार के अभ्यास भी करवाना चाहिए। मैं सामान्यतः शिक्षकों से आग्रह करूंगा कि मनोचिकित्सा में कुछ ऐसी पद्धति है कि कई बार विद्यार्थी की जीभ सही नहीं लौटती है। कई बार बचपन में ही कुछ खान पान के कारण या वाक्य विन्यास की त्रुटि होती है। कई बार क्षेत्रीय अशुद्धियां भी विद्यार्थी के अंदर होती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश का, बुंदेलखंड का व्यक्ति सा, शा, शा इसमें उच्चारण नहीं कर पाता और शा को एक ही प्रकार से बोलता रहता है। ये कई बार ऐसा होता है कि क्षेत्रीय आदतों के कारण भी हम ठीक ठाक उच्चारण नहीं कर पाते हैं। तो ये उच्चारण करने की जो शैली है, यह कौन सिखाएगा? ये विद्यालय सिखाएंगे। और विद्यालय को सिखाने के लिए वाचन कराना, अनुवाचन करवाना, कविताओं, कहानियों का अभिनय पूर्वक, नाटकों का अभिनय पूर्वक मंचन करवाना, ये सब विद्यार्थियों को करवाना चाहिए। और अधिकांश प्रतियोगिताएं ऐसी आयोजित करना जिसमें सभी विद्यार्थियों की सहभागिता हो। सामान्यतः एक बहुत बड़ा दोष भारत की शिक्षा पद्धति और भारत की कक्षाओं से निकल के आता है। शिक्षक बुरा ना माने, केवल हमारे प्रिय वही होते हैं जो बहुत बोलते हैं। हम उन्हीं को लेकर के पाठ्यक्रम में आगे बढ़ते हैं जो बहुत उत्तर देते हैं। जो नहीं बोल पाते, जो उत्तर नहीं दे पाते, वो धीरे धीरे पीछे और पीछे और पीछे चले जाते हैं। हमें ना बोलने वाले विद्यार्थियों को बुलवाना है, ना पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाना है, पीछे बैठने वाले विद्यार्थियों को आगे लाना है
और शब्द भंडार जिनका कमजोर है उनका शब्द भंडार बढ़ाना है। जो मजबूत हैं वो तो अपने आप मजबूत हो ही जाएंगे, जो बोल सकते हैं वो तो बोलते ही रहेंगे। इसलिए संपूर्ण कक्षा पर आधारित प्रतियोगिताओं का आयोजन करना और अंतर्मुखी व्यक्तित्व के विद्यार्थियों को बोलने का, अपनी बात प्रस्तुत करने का, विचारों को प्रस्तुत करने का अभ्यास कराना, क्योंकि शिक्षित और अशिक्षित के बीच में यदि कोई अंतर है तो वह सिर्फ इतना है कि शिक्षित व्यक्ति अपने विचारों को किसी भी मंच पर प्रस्तुत कर देता है, अपने विचारों का लोहा मनवा लेता है, समाज की दिशा धारा अपने वक्तव्यों के माध्यम से मोड़ सकता है, और अशिक्षित व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता है। और यदि शिक्षित व्यक्ति भी ऐसा करने में असमर्थ है तो दोष शिक्षा का, शिक्षक का और विद्यालय का। चलिए दोषी होने से बचिए और सभी विद्यार्थियों को बहिर्मुखी बनाइए, प्रतिभा संपन्न बनाइए, अपनी बात कहने का अधिकारी बनाइए। ईश्वर ने मुंह दिया है तो निश्चित तौर पर वह मुखर होना चाहिए। नमस्कार।